Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about the poem of Mothers Among Others Thing written by A.K. Ramanujan. In this poem, the poet's mother, at various times in life, the poet is recalling past event in his mother's life, his mother's youth in these lines. The poet's mother, running back from the rain to cuddle in lay her babies who were crying because she had left them. This incident related to much later period of mother's life than the foregoing lines in which mother's youth and recalled. First of all, we discuss first stanza. I smell upon this twisted black-bone tree the silk and white petal of my mother's youth from her earrings 3 diamonds. तो यहाँ पर देखिए जो स्मेल का मतलब यहाँ पर जो गंध से मतलब है और ब्लैक बोन ट्री ए काइंड ऑफ ट्री सिल्क एंड वाइट सिल्क शाइनिंग करता हुआ एंड वाइट सफ़ेद कलर का पेटल का मतलब जहाँ पत्तियों से मतलब है और ट्विस्टेड का मतलब मुड़ा हुआ और यहाँ पर जो डायमंड्स हैं तो यहाँ पर जो डायमंड्स उसकी जो मदर है हिज मदर की जो इयरिंग है जो कानों में जो पहन रखे हैं वो 3 डायमंड्स मतलब 3 हीरों से जड़े हुए थे। तो यहाँ पर देखिए आई एम स्मेल अपॉन दिस ट्विस्टेड ब्लैक बोन ट्री द सिल्क एंड वाइट। तो यहाँ पर जो पोइट है हमें ये बताता है कि उसकी जो मदर है पोइट्स जो मदर है उसके यूथ के टाइम का यहाँ वो डिस्कस करता है कि उसके मदर की जो कानों की जो बालियाँ हैं उसमें हीरे जैसे चमकदार जो किरणें बिखरे हुए थे और यहाँ इसके जो शाइनिंग है मानो किसी रोशनी की किरणें छोड़ रही हो। और यहाँ पर जो पोइट की जो मदर है उसके लाइफ के कुछ यूथ के जो वर्क हैं उसके बारे में बताया गया है कि उसकी जो मदर है वो कैसे मतलब उनका पालन पोषण करती थी। तो यहाँ पर देखिए जो वर्षा के कारण मतलब ये जो पोएम है हिज मदर की उसकी यूथ की तो आई स्मेल अपॉन दिस ट्विस्टेड का मतलब मुड़ा हुआ आई स्मेल कि मुझे गंध है अपॉन दिस ट्विस्टेड मुड़ा हुआ ब्लैक बोन ट्री द सिल्क एंड वाइट। यहाँ ब्लैक बोन ट्री एक प्रकार का जो पेड़ है सिल्क एंड वाइट पेटल माई मदर्स यूथ क्यों बताता है कि मेरी मदर की यूथ के अंदर जवानी के अंदर जब वो कानों में जो बालियाँ जिसने पहन रखी थी उसमें 3 जो डायमंड थे वो जुड़े हुए थे मतलब 3 हीरे हैं वो जड़े हुए थे और उनसे उसकी बालियों से जो किस प्रकार की मतलब शाइनिंग थी कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा चमकीले थे उससे बहुत ही लाइट वहाँ स्पार्क हो रही थी। तो यहाँ पर जो पोइट है हमें स्पीक्स हिज मदर एक्टिविटी व्हेन शी वाज years in middle age। And second stanza spalls a handful of needles and I see my mother run back from rain to the crying cradles the rains take and shoe। यहाँ पर देखिए जो सेकंड स्टेंजा है उसमें स्पल्स का मतलब फ्लैश नीडल्स का मतलब रेज ऑफ लाइट प्रकाश की किरणें एंड आई शी माई मदर रन बैक फ्रॉम रेन टू क्राइंग कार्डल्स मतलब जो झूले के अंदर रो रहे थे क्राइंग रो रहे थे द रेन टेक एंड शू रेन्स टेक एंड शू टेक का मतलब जैसे स्विच करना जोड़ देना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए वो बताता है कि उसकी जो मदर ने
डायमंड्स के इयररिंग पहन रखे थे और उनसे फ्लैश एंड हैंडफुल ऑफ नीडल्स, मतलब उनसे लार्ज नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट निकल रही थी। तो यहाँ पर जो वर्ड है स्प्लेश हियर इज़ यूज टू मीन फ्लैश come out in abrupt manner. The word needles has been here used mean rays of light. The diamond as no sparkles light and idea the have been poetically these two lines through second lines, मतलब हीरे से रोशनी की किरणें निकल रही थी, मतलब उसकी मदर ने जो कानों में जो बालियाँ पहन रखी थी उनसे रोशनी निकल रही थी। और क्राइंग क्रेडल्स का मतलब जो उनके जो बच्चे थे वो पालने में मतलब थे और बारिश के कारण बारिश हो रही थी तो उस कारण वो पालने में बच्चे रो रहे थे। टेक का मतलब स्टिच जोड़ देना। तो यहाँ पर कहते हैं उसकी मदर की ईयरिंग से प्रकाश की किरणें निकल रही थी और उसकी जो मदर है रन बैक मतलब दौड़ के वापस आती है उस झूले के पास जहाँ पर वो बच्चे रो रहे थे। द रेंस टेक एंड शू, और रेंस के अंदर बारिश के अंदर उनको किसी झूले को किसी चीज़ से उनको जोड़ रखा था। विद ब्रोकन थ्रेड द रेज of the tree tasseled light, but her hands are a wheat eagle's two black pink wrinkled feet. तो यहाँ पर देखिए जो हैंड्स का मतलब यहाँ ट्विस्टेड सा मतलब है, रेज थ्रेड ऑफ रेज का मतलब टूटी हुई रोशनी, और टैशल का मतलब एक पुष्प का जुब्बा, और ट्री टैसल्ड लाइट का मतलब पेड़ में से आती हुई जो रोशनी, जैसे पेड़ होता है तो पेड़ की पत्तियां होती है तो पत्तियों के बीच जो जगह होती है तो उसमें से रोशनी आना। ट्री टैसल्ड लाइट का मतलब किसी पत्ते के बीच किसी झुंड से बीच जो रोशनी आना। रेज रोशनी। पिंक रिका फीट, पिंक का मतलब यहाँ पर उसकी जो मदर है उसके जो फीट हैं वो मुड़े हुए हैं, मतलब टेढ़े हैं मुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है हमें ये बताता है कि जो ईगल है, ईगल के जो पैर जैसे मुड़े हुए होते हैं उसी प्रकार उसकी जो मदर है आर बेंट एंड ट्विस्टेड इन देयर शेप, टेढ़े हुए पैर हैं। ईगल एक पक्षी, क्रिंकल्ड मुड़े हुए। वन टैलोन क्रीपल्ड इन ए गार्डन, trap set for a mouse, her saris do not cling, they hang loose, feather of one time wing। तो यहाँ पर जो क्रीपल्ड है उसका मतलब होता है चोटिल, जो काम नहीं कर सकता, घायल। टैलोन का मतलब होता है पंजा, क्लो। और वन टाइम विंग, ए बर्ड विंग वाज वंस परफेक्टली होल एंड अनडैमेज्ड, पक्षी का पंख जो पहले ठीक था। ट्रैप का मतलब होता है जाल में फंसा लेना। शर्ट का मतलब रखा हुआ। हर साड़ी डू नॉट क्लिंग, मतलब उसकी जो साड़ी है वो चिपक नहीं रही थी, क्लिंग का मतलब नहीं चिपकना। लूज का मतलब ढीला, फेदर का मतलब पंख। तो यहाँ पर वो कहना चाहता है कि वन टैलोन क्रीपल्ड इन ए गार्डन, एक गार्डन के अंदर पंजों से, गार्डन के अंदर पंजों से चोटिल। ट्रैप सेट फॉर ए माउस, एक माउस चूहा जो जाल के अंदर है जिसके पंजे घायल हैं गार्डन के अंदर। हर साड़ीज डू नॉट क्लिंग, उसकी मदर की जो साड़ी है वो उसके बॉडी से चिपक नहीं रही थी। दे हैंग लूज, वो लटक रही थी। फेदर ऑफ वन टाइम विंग, जैसे किसी पक्षी के जो पंख हैं एक टाइम बाद वो मतलब ढीले हो जाते हैं, या जो पंख हैं वो मतलब उनका भाग जो बेजान होकर लटक जाता है, उसी प्रकार उसकी जो मदर है उसकी साड़ी उससे शरीर से चिपक नहीं रही थी। इसका मतलब वो थोड़े एज्ड हो गई है, उसमें यूथ नहीं है अब। माई कोल्ड पार्चमेंट,
my cold parchment tongue, a lynx bark in the mouth, when I see her four still sensible fingers slowly flex to pick a grain of rice from the kitchen floor। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है हमें बताता है कि माई कोल्ड पार्चमेंट, टंग का मतलब जीभ, पार्चमेंट का मतलब जो खुरदरा है, लिंक्स बार जो पेड़ की छाल के जैसा, इन द माउथ मुंह के अंदर, व्हेन आई सी हर फोर स्टिल सेंसिबल फिंगर स्लोली फ्लैक्स, फ्लैक्स का मतलब मोड़ना। तो यहाँ पर देखिए जो पोइट है हमें बताता है कि जो पार्चमेंट का मतलब जैसे स्किन ऑफ गोट और शिप प्रिपेयर्ड फॉर राइटिंग इन दिस ओल्डन टाइम, द आइडियाज दैट स्पीकर्स टंग फील्स रफ एंड हार्ड एंड ड्राई। तो यहाँ पर जो पोइट हमें बताता है इसने मेटाफर का यूज़ किया है इस लाइनों के अंदर, और अपनी जो लैंग्वेज का उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो रफ बिटर टेस्ट of the memory, last two lines provided objective correlative of the emotion. I have do not think that the poet deliberately intend to illustrate the poetic language, but the fact remains that the simple picture of the last two lines make the previous imagery of the poem। इसके बाद ये बताया कि माई कोल्ड पार्चमेंट टंग लिंक्स, उसकी जो जीभ है वो खुरदरी हो रखी है पेड़ की छाल की तरह मुंह के अंदर। आई शी हर फोर स्टिल सेंसिबल फिंगर स्लोली फिक्स, और मैंने देखा कि उसकी चार जो अंगुलियां हैं वो धीरे से मुड़ रही है। टू पिक ए ग्रेन ऑफ राइस, पिक उठाने के लिए, ग्रेन चावल के जो अनाज है उसको उठाने के लिए, फ्रॉम द किचन फ्लोर, जो किचन है उसके फ्लोर के अंदर, उसके आंगन के अंदर उसकी चार अंगुलियां बहुत ही धीरे से मुड़ रही हैं उस राइस को उठाने के लिए। तो यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है। ये जो पोएम है एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऑफ मदर्स अमोंग अदर्स थिंग जो पोएम है ए.के. रामानुजन की, वो सेकंड वॉल्यूम पोएम्स रिलेशंस से ली गई है। और ए.के. रामानुजन पोइट्री विथ रेफरेंस टू हिज फादर, मदर, ग्रैंड मदर, सिस्टर, वाइफ, कज़न एंड सो ऑन। In this poem, poet A.K. Ramanujan's recollection of his mother, he remembers the silk and white petal of his mother's youth. He remembers her diamond earring, rays of light. He remembers his mother running back from rain to crying babies in the cradles. He remembers her hands like a wheat eagle, pink and twisted feet. He remembers her sari no longer clinging to her body but hanging loose, and the thought of his mother's old age, of her having lost a finger, and that this whole poem, though a short one, is devoted to a account of the mother, her appreciations and some of her actions. But although imagery is very vivid, we cannot say that the poem is overflowing with A.K. Ramanujan's love from his mother। आई होप ये पोएम आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।